नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं विकास से संबंधित बातें आपको बताएंगे। विकासशील देश क्या होते हैं, इनसे संबंधित चर्चाएं हम आपसे करेंगे। ये एमए का चैप्टर रहता है, विकासशील देशों से संबंधित बातें करेंगे। जैसे परिवर्तन और विकास सृष्टि का निरंतर सत्य है। जो विकास की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, वह बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए जीवित रहेगा, प्रगति की ओर अग्रसर होगा। लेकिन जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र विकास की प्रक्रिया को नहीं अपना रहा है, वह निर्बलता को प्राप्त होगा, अपनी ऊर्जा को क्रमशः खोता चला जाएगा तथा अन्य के लिए एक साधन, एक वस्तु बनकर रह जाएगा। ऐसा साधन जिसे अपने उपयोग में लेते हुए अन्य देश आगे बढ़ जाएंगे। अतः विकास की ओर बढ़ना, विकास के लिए विवेकपूर्ण प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। और जो देश अपना विकास नहीं करते हैं, तो जो विकासशील देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, उनके साथ वो लगे रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक समूची दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। प्रथम साम्राज्यवादी देश और द्वितीय प्रत्यक्ष या परोक्ष में साम्राज्यवाद के अधीन देश। दो देशों में बटी हुई थी। एक तो साम्राज्यवादी देश थे और दूसरा क्या था, प्रत्यक्ष या परोक्ष में साम्राज्यवाद के अधीन देश। जो साम्राज्यवादी देशों की प्रगति और वैभव के मात्र साधन बनी हुई थी। केवल उन देशों को उनके अंडर में रहते थे और केवल उनके साधन बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारी विनाश, भयानक तबाही को जन्म दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत भारी विनाश हुआ था और एक तबाही को उसने जन्म दिया था। लेकिन साथ ही सारी दुनिया की स्थिति को बदला। विश्व के बहुत बड़े भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पराधीन देशों पर एक स्वस्थ प्रभाव भी डाला। उनमें चेतना, भारी अदम्य चेतना का संचार किया। अतः समाज विद्वानों में विकास की अवधारणा मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित देशों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से विकसित की गई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सभी देशों ने चाहा कि हम अपना विकास करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन मूल रूप में विकास का विचार, विकास की अवधारणा नई नहीं है। इसके प्रारंभिक संकेत 19वीं सदी के दौरान और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के अनेक सिद्धांतों में मिलते हैं। फ्रांसीसी विचारक क्या है कि फ्रांसीसी विचारक थे एक अगस्ट काम्टे, जिन्होंने 1798 और 1857 में इन्होंने यह कहा था कि इन्होंने एक प्रतिपादन किया था कि ज्ञान विज्ञान की, इन्होंने 1798 और 1857 में यह प्रतिपादन किया था कि ज्ञान विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप हमारा सामाजिक संगठन सैन्य समाज से औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद अंग्रेज विचारक सर हेनरी फेन आए, तो उन्होंने 1822-1888 ने यह सिद्धांत रखा कि सामाजिक प्रगति के साथ सामाजिक संबंध यथापूर्व स्थिति या स्थिति से अनुबंध की ओर अग्रसर होते हैं। तो इन लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन इस प्रकार से दी। विकास की अवधारणा और समस्या मुख्यतः विकासशील देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम पहले विकासशील देशों के स्वरूप पर विचार डालेंगे कि विकासशील देश क्या है। तो विकासशील देश, विकासशील राष्ट्र या तीसरी दुनिया के देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को कहा जाता था जिनमें निम्नलिखित बहुत सारे लक्षण पाए जाते थे। जैसे औद्योगिक दृष्टि से विश्व के उन्नत देशों की तुलना में इसके आर्थिक और राजनीतिक विकास का स्तर बहुत निम्न है। विकासशील देशों का यह सबसे प्रमुख लक्षण है
कि ये देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रभुत्व में थे तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इन्हें राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई। पराधीनता काल में इनके संसाधनों का इतना अधिक शोषण हुआ था कि इन्हें बहुत अधिक कमजोर तथा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था विरासत में प्राप्त हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसके बाद यही अर्थव्यवस्था इन्हें विरासत में मिली थी। तो इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में तो अब राजनीतिक पराधीनता नहीं भुगती, लेकिन विश्व के उन्नत देशों ने उसका भरपूर आर्थिक शोषण किया। लैटिन अमेरिका के देशों को स्पेनी शासकों ने 19वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में स्वाधीनता प्राप्त हो गई थी। स्पेन शासकों में जो 19वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक थे तो इन्हें स्वाधीनता प्राप्त हो गई थी, परंतु इसके बाद एक सदी से भी अधिक लंबे समय तक वे अमेरिकी प्रभाव और प्रभुत्व के नीचे दबे रहे। अमेरिकी शोषण के शिकार हुए वह देश द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जब एशिया और अफ्रीका के देशों में भारी चेतना ने जन्म लिया, तब लैटिन अमेरिका देश भी उनके साथ आकर खड़े हो गए तथा इन सब ने तीसरी दुनिया के देशों के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदय के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट ने जन्म लिया था। लेकिन तीसरी दुनिया के इन देशों ने इन दोनों ही सैनिक गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष की नीति का पालन किया था। किंतु गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया के देशों का अनिवार्य लक्षण नहीं है। तीसरी दुनिया के देशों में इसके अपवाद रहे हैं। इसके अतिरिक्त 8वें दशक से ही शीत युद्ध की दीवार कमजोर होने लगी थी तथा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एकल ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदल गई थी। जो दो ध्रुवीय राजनीति थी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच, वह एक ध्रुवी में बदल गई थी। तीसरी दुनिया के देशों के संदर्भ में यह आवश्यक ही कहा जा सकता है कि इनमें से अधिकांश देशों ने सैनिक गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति को अपनाया था। ये विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निष्क्रिय नहीं रहे, वरन निरंतर तथा कुछ परिस्थितियों में बहुत अधिक सक्रिय रहे। लेकिन उनकी सक्रियता किसी सैनिक गुट से जुड़कर नहीं, वरन राष्ट्रीय हितों की रक्षा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के उद्देश्य से थी। सभी देश चाहते थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहें। विकासशील देशों या तीसरी दुनिया के देशों में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही विशेष स्थान प्राप्त रहा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसको विशेष स्थान ही प्राप्त रहा तथा आज भी यही स्थिति है कि भारत को विशेष स्थिति प्राप्त है। भारत ने तीसरी दुनिया के देशों की जागृति तथा एकबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा आज भी भारत तीसरी दुनिया या विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और संलग्न रहता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि तीसरी दुनिया के अधिकांश देश विकसित देशों की तुलना में आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं तथा इन देशों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाना है। स्थिति का दूसरा पक्ष यह है कि इन विकासशील देशों को बहुत अधिक बड़ी मात्रा में मानवीय और प्राकृतिक साधन प्राप्त होते हैं। विकास के मार्ग पर ये देश आगे बढ़ रहे हैं तथा इन देशों में विकास की असीम संभावना रहती है। लगभग समस्त विश्व में सामान्य धारणा यह है कि भविष्य की समस्त राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, वस्तुतः समस्त व्यवस्था में आज के ये तीसरी दुनिया के देश निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विकासशील जो राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विकास की रही है तथा आज भी यह चुनौती बनी हुई है। विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न उत्पादकता और निर्धनता अल्प विकास के मुख्य लक्षण रहे हैं। इससे जुड़ी हुई परिस्थितियों को बढ़ाने की प्रक्रिया ही आर्थिक विकास है। तो दोस्तों, ये विकासशील देशों के बारे में बहुत सारी जानकारी थी।
और आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी कि ये विकासशील देश क्या है। विकास करने वाले बहुत से देश ऐसे हैं जो अपने देश का विकास कर रहे हैं और विकसित देश भी उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।